भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पास एक जानकारी प्रवीण कुमार भाई जो एटा जिले से आते हैं उन्होंने भेजी है। और भाई ने कहा है कि ये जो बहन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनकी आज सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। बहन का नाम है अनीता देवी, जो वार्ड नंबर 1 के सकीट से आती हैं। जिला इनका एटा है, राज्य बहन का उत्तर प्रदेश है। और साथ ही उससे भी बड़ी एक और दुखद बात यह है कि इनके जो पति थे वो इनसे पहले ही गुजर चुके हैं। अब ऐसे में उनके घर में जो भी परिवार में छोटे बच्चे या कोई भी रह गया होगा, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से अनाथ हो चुका है। तो विभाग से और सरकार से यहाँ पर ऑल इंडिया परिवार की भी छोटी सी यहाँ पर दरखास्त है कि उनके परिवार को जो भी आर्थिक मदद हो सकती है कृपया वो दी जाए। और बहन के जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी लें और कुछ जो भी मदद बन सकती है वो उनके वहां पर इनकी मदद की जाए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे अगली एक जानकारी, जैसा कि आपको बता दें कि मिशन शक्ति के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार नारी सम्मान के लिए काफी प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा को लेकर के जो है क्या क्या कार्य दायित्व है और किसके क्या है, आइए जान लेते हैं। पुरुषों के लिए जो संदेश दिए गए हैं उनको हम बताते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये कहां मिला है, ये हरदोई जिले में भी वितरित हो रहे हैं और भी जनपदों में ये मिल रहे हैं। इसमें है क्या कि पुलिस विभाग और साथ ही साथ ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा और भी तमाम, या टीचर ले लो, सब किसी को ले लो, निगरानी समितियों को ही ले लो, ये सब लोग मिलकर के जो है उनकी एक बैठक करवाई गई है और जिसमें संदेश दिया गया है कि अगर आपके क्षेत्र में, गांव में कहीं भी किसी महिला के साथ में अगर हिंसा होती है तो उसके लिए जो है आप जो है या कोई भी व्यक्ति असम्मान पूर्वक किसी महिला के साथ पेश आता है तो 112 नंबर पर आप कॉल करें और उस पर जो है ताकि उनको वहां पर न्याय मिले। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है पुरुषों के लिए क्या संदेश है। सबसे पहला जरूरी है कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, तो हर किसी पुरुष को चाहिए कि महिला का सम्मान करे। साथ ही दूसरा है कि अगर कोई महिला के साथ में हिंसा करता है या असम्मान पूर्वक पेश आता है तो मैं यानी कि पुरुष जो है 112 नंबर पर कॉल करके सूचित करूंगा ताकि महिला तक पुलिस सहायता पहुंच सके, यहां पर ध्यान देना। साथ ही नीचे लिखा गया 1090 तथा 112 तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं, तो चाहे आप 1090 में लाओ चाहे आप 112 में लाओ। साथ ही आगे आप देख सकते हैं इसी जो है यहां पर पन्ने का जो दूसरा पेज है उसमें भी लिखा है कि महिलाओं के लिए क्या संदेश है। अब महिलाओं के लिए भी संदेश आप पढ़ लीजिएगा, फर्क पड़ता है इन चीजों से, ध्यान देना। अगर कोई आपसे असम्मान तरीके से व्यवहार करता है तो तुरंत महिलाओं को चाहिए कि 1090 को वो सूचित करें। साथ ही दूसरा है घरेलू हिंसा होने पर 1090 को सूचित करें और 1090 द्वारा प्रशिक्षित महिला मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से परामर्श की सेवा प्रदान उनको की जाएगी। तीसरा है अगर आपको कोई फोन अथवा इंटरनेट के माध्यम से परेशान करता है तो 1090 को तुरंत सूचित करें, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही चौथा है अगर सार्वजनिक स्थल पर या कार्यस्थल पर छेड़खानी या हिंसा होती है तो 1090 को सूचित करें, पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यहां पर मोबाइल नंबर वगैरह इसीलिए ये सब दिया जा रहा है। तो यहां पर मोबाइल हाथ में, 1090 आपके साथ में। तो बहनों आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ यहां पर एक छोटा सा प्रयास है जो मिशन शक्ति के तहत हर एक गांव में जागरूकता इसके लिए फैलाई जा रही है। उम्मीद है आने वाले समय में इससे महिलाओं के सम्मान को जो और बढ़ावा मिलेगा और उनके साथ हो रहे जो असम्मान तरीके से जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो पाएंगी। साथ ही भाइयों बहनों आगे चलते हैं, आपको बता दें कि एक खबर आ रही है कि सीएम के आदेश पर भी नहीं शुरू हुई है जांच। तो मामला काफी गंभीर है, बाल विकास विभाग का ही है और ये अमर उजाला ब्यूरो में प्रकाशित किया गया है। और मामला है फतेहपुर के डीपीओ राजीव सिंह जी का। एक कथित ऑडियो वायरल पहले हुआ था। इसमें डीपीओ एक मुख्य सेविका से बकाया देयकों का भुगतान करने के एवज में प्रति मुख्य सेविका 20-20 हजार रुपया की मांग कर रहे हैं। वहीं डीपीओ के चालक रामगोपाल ने भी राजीव पर निजी वाहन की मरम्मत करा के सरकारी वाहन का बिल बनवाने और एक चहेती फर्म के वहां की जो यानी वाहनों की मरम्मत कराने का आरोप लगाया था। इस बारे में भी डीपीओ और वाहन चालक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव से और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री बेबी रानी मौर्य से भी शिकायत करके जांच का अनुरोध किया था। इनके अलावा प्रांतीय
वाहन चालक संघ के भी डीपीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार ने जो है यहाँ पर उसमें जो है लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया था। इन आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय से 15 अप्रैल को प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा पुष्टाहार को 30 अप्रैल तक जांच करके डीपीओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बीते 15 दिनों से अधिक हो जाने पर जांच शुरू नहीं हुई है। विभागीय मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी 12 अप्रैल को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को निर्देश दिए थे। तो फिलहाल यहां पर उनके निर्देशों की अवहेलना हो रही है और यहां पर ना ही जांच हुई है, ना ही दोषी पर कार्रवाई हो पाई है। वहीं पर अगर यहीं पर कोई गरीब वर्कर बहनें होती हैं तो बिना जांच के और बिना कुछ के जो है डायरेक्ट बहनों को सीधे सेवा समाप्त कर दिया जाता है और यहां पर सबूतों के बावजूद भी ना ही कार्रवाइयां हो पाई हैं। मुख्यमंत्री तक भी मैटर गया है, निदेशक मैडम तक भी मैटर गया है, हर किसी तक कह सकते हैं मैटर गया है और हर किसी ने मैटर उठाया भी है, सबूत है, उसके बावजूद भी यहां पर कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं। तो आखिर यहां पर इसके लिए क्या किया जाए, कमेंट बॉक्स में आप सब भाई बहन कहिएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति की अधिकारी यहां पर धज्जी उड़ा रहे हैं। फतेहपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच शुरू न होना प्रत्यक्ष इसका एक उदाहरण अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जो ऑल इंडिया के चैनल के माध्यम से आप जो है अब फिर से देख रहे हो। पहले भी इन मुद्दों पर ऑल इंडिया भी चर्चा कर चुका है, आप लोगों को इसके बारे में बता चुके हैं। खैर भाइयों बहनों, आगे ले चलते बता दें आपको कि शासन के संयुक्त सचिव महावीर प्रसाद ने 9 मई को निदेशक को रिमांड भेज करके 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन निदेशालय स्तर से ना तो जांच शुरू हो जो है की गई है और ना ही डीपीओ के जो है पर खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इससे पता चलता है कि उच्चाधिकारी इस मामले को जो है पर दबा रहे हैं। वहीं पर बात करते अनीता बहन आती हैं फतेहपुर से, बहन ने यह मैटर भेजा। साथ ही बहन ने कहा है कि डीपीओ सर 6 महीने का मानदेय के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं। जून 2020 से दिसंबर 2020 तक का 34 आंगनबाड़ी और हेल्पर बहनों का मानदेय नहीं आया है। सिटी प्रोजेक्ट वगैरह फतेहपुर में इनके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही जो है क्यों नहीं हो रही है और हम लोग ऑफिस में यहां पर कोई जो है कई बार डीपीओ सर के पास जा चुके हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से बहनों का ना तो फतेहपुर में मानदेय जा रहा है और ना ही जो इनके इस तरह से जो भी कमियां थी, जो जांच होनी थी, ना ही डीपीओ महोदय पर कोई कार्रवाई हो पा रही है और बहनें भी परेशान हैं। साथ ही आप देख सकते हो यहां पर आगे ले चलते हैं और भी जानकारियां हैं। 12 मई को अभी एक ये सरकारी आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से जारी हुआ है और आपको बता दें समस्त जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, आइए इस पर थोड़ा संज्ञान ले लेती हैं। लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने के संबंध में यह लेटर जारी है। आइए इसको और थोड़ा जो है यहां पर विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि आप अवगत हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिजनों के कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में शासनादेश संख्या दी है 7 जनवरी 22 वाली और इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी के पास में स्टेट हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से पहचान सुनिश्चित होने के उपरांत ही लाभार्थी को योजना के अंतर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध यहां पर हो सकेगा। आगे लिखा योजना की वेबसाइट दी है, क्रियाशील हो गई है, जिसके माध्यम से पोर्टल पर अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड बटन पर क्लिक करते ही स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का प्रावधान नहीं है। सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित उदाहरण जो है वितरण अधिकारी यानी डीडीओ तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी यानी टीओ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही पोर्टल के अंतर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन संबंधित आहरण वितरण अधिकारी कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई केवाईसी के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रोसेस फ्लो उपलब्ध है। 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स एवं आश्रितों की परिभाषा नियमावली के अनुसार भी पोर्टल पर
अपलोडेड है। योजना के संबंधित फैक्ट्स भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। निदेशक कोषागार कार्यालय से प्राप्त राज्य के जो है आहरण वितरण अधिकारी और कोषाधिकारी के डाटाबेस में सम्मिलित समस्त डीडीओ और टीओ को लॉगिन यूजर आईडी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दी गई है, जिसकी सहायता से डीडीओ और टीओ अपने लॉगिन में प्राप्त यहां पर लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित कर सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा जो है सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह उचित होगा कि जनपद के समस्त सरकारी विभाग में एक या दो चिन्हित सरकारी कर्मचारी अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित कर दिया जाए। इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय में चिन्हित सरकारी कर्मचारी अधिकारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाए, जिससे पेंशनर्स के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। साथ ही समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चिन्हित कर्मचारी अधिकारी इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में भी प्रशिक्षित कर दिया गया है। साथ ही जनपद के स्तर से अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी चिन्हित कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना होगा, जिससे फील्ड में कार्यरत कर्मचारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अनाश्रित वगैरह सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का समय से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित हो। साथ ही इसमें और भी चीजें लिखी गई हैं कि पेंशनर्स का पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये सब लगेगा, ऐसे करके चीजें दी गई हैं। तो जो भी है ये मुद्दा यहाँ पर पेंशनर्स से जुड़ा हुआ है, साथ ही अन्य तरह से जो भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो ये एक जानकारी हमारे पास आई है जिस पर जो है यहाँ पर फीडिंग को लेकर के बातें हो रही हैं। और यहाँ पर जो इलाज है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक कैशलेस इलाज जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना का जो शुभारंभ है वो शीघ्र किए जाने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी का योजना के अंतर्गत आवेदन पंजीकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि इस पत्र को जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी कोषाधिकारियों को अपने स्तर से प्रसारित जुगाड़ा करने का कष्ट करें। तो संगीता सिंह जी हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, और उनके स्तर से के लेटर जारी है। तो यहां पर आप देख सकते हो कैशलेस इलाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथ ही आपको बता दें, मधु बहन आती है फतेहपुर से, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। कुछ और बहनें हैं, गीता जो आजमगढ़ से आती हैं, और इनके अलावा ये बहनें कुसुम सिंह जो गाजीपुर से आती हैं। इनके अलावा एक बहन है जिनका नाम है सुमन देवी जो जसपुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है कौशल्या जो आजमगढ़ से आती हैं, और ये एक बहन है उमा श्रीवास्तव सीतापुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से आती हैं, और साथ ही लास्ट में एक ये बहन है माया जो कौशाम्बी से आती हैं। तो आज शाम का वीडियो